नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सामान्य अध्ययन के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न अभिलेखी न्यायालय से संबंधित है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिलेखी न्यायालय से क्या तात्पर्य है। तो याद रखिएगा, जिन न्यायालयों के निर्णयों और कार्रवाइयों को शाश्वत स्मृति के रूप में सहेजा जाता है ताकि भविष्य में उनका उपयोग पूर्व उदाहरणों की तरह किया जा सके, उन्हें अभिलेखी न्यायालय कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप आपने ये कई बार सुना होगा कि जैसे हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर का रेफरेंस दिया जाता है, तो ये सभी प्रक्रिया अभिलेखी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। यदि यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखी न्यायालय के रूप में बताया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखी न्यायालय होगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय अभिलेखी न्यायालय होगा। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ओटीटी प्लेटफॉर्म के संदर्भ में। सबसे पहले तो आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म याद रखना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। अब ये प्रश्न उठता है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म का उपयोग क्या है। तो याद रखिएगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म का उपयोग ऑडियो और वीडियो होस्टिंग और स्ट्रीमिंग सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में ये स्वयं ही शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म और वेब फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। यदि आपसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के कुछ उदाहरण पूछे जाएं तो इसमें नेटफ्लिक्स आता है, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, क्यूरियोसिटी स्ट्रीम, ये सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है और यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न बन रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है। तो याद रखिएगा, हिमालय के उत्तर में मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। यदि हम भारत में प्रवेश की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश नामचा बरवा पर्वत के निकट यांगयाब दर्रे के द्वारा दक्षिण दिशा में मुड़कर होता है और वो वहां से भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी असम में पहुंचती है तो ये इस नदी से दिबांग और लोहित नदी बाएं तट से मिलती हैं और उसके बाद असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्वाड से संबंधित। याद रखिएगा, क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसके अंतर्गत 4 देश शामिल हैं, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, क्वाड का गठन मुक्त, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र में किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस न हो सके, इसके लिए क्वाड का गठन किया गया था। और जब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की बात हो रही है तो वहां पर बात हो रही है चीन के संदर्भ में। क्लियर। याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि क्वाड की जो औपचारिक रूप से अवधारणा है ये कब आई, तो याद रखिएगा, क्वाड को औपचारिक रूप से सबसे पहले 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे साहब के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा, क्वाड का जो 2022 का सम्मेलन है वो टोक्यो जापान में हुआ और क्वाड का जो 2023 का सम्मेलन है वो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है टाटा नरसिंह राव समिति से संबंधित। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि टाटा नरसिंह राव समिति का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सुरक्षा मानकों पर सुझाव देने के लिए टाटा नरसिंह राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे टाटा नरसिंह राव समिति के नाम से जाना जाता है। क्लियर। यानी यह समिति इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सुरक्षा मानकों पर सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। अगला प्रश्न है पिकॉक द्वीप से संबंधित। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिकॉक द्वीप कहां पर है। तो याद रखिएगा, पिकॉक द्वीप असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। पिकॉक द्वीप को उमानंद या भस्मचल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो उमानंद है ये 2 नामों से मिलकर बना है, उमा धन आनंद। उमा का मतलब होता है पार्वती जी से और आनंद का मतलब खुशी से है। वहीं अगर हम बात करें भस्मचल की तो भस्म का मतलब होता है नष्ट करना और चल का मतलब होता है स्थान। याद रखिएगा, ये जो पिकॉक द्वीप है ये विश्व का सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है। क्लियर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी और किस उद्देश्य से। तो याद रखिएगा, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अब ये जो दीवान ए अमीर कोही विभाग है ये किस लिए गठित किया गया था। तो ये कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए और मालगुजारी व्यवस्था को ठीक से लागू करने के उद्देश्य से दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है अटाकामा मरुस्थल से संबंधित। याद रखिएगा, ये जो अटाकामा मरुस्थल है इसका विस्तार उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू में है। याद रखिएगा, ये जो अटाकामा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। और याद रखिएगा, अटाकामा मरुस्थल से तांबा और सल्फर
ये दो चीजें प्राप्त होती हैं, यानी ये अटाकामा मरुस्थल क्षेत्र तांबा और सल्फर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, यहां विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार पाया जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न नरेगा से संबंधित है। याद रखिएगा, नरेगा का मतलब है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। याद रखिएगा, यह अधिनियम संसद द्वारा सितंबर 2005 में पारित किया गया था। यदि पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से की गई थी। याद रखिएगा, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया। यह कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया। यदि मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपका जवाब होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम। क्लियर है? अगला देखिए। अगला है, ये जो मनरेगा है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसी भी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल श्रमिकों को 100 दिन के लिए रोजगार गारंटी प्रदान करना। याद रखिएगा, यदि वो क्षेत्र सूखा प्रभावित है या जनजातीय क्षेत्र है तो वहां पर ये जो रोजगार की गारंटी है वो 150 दिनों की दी जाती है। क्लियर है? अगला प्रश्न दिष्ट धारा से संबंधित है। याद रखिएगा, दिष्ट धारा को इंग्लिश में डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप डीसी के नाम से परिचित होंगे। याद रखिएगा, ये जो डायरेक्ट करंट है यानी जो दिष्ट धारा है, ये विद्युत प्रवाह की दिशा इसमें सदैव एक ही रहती है। क्लियर है? यहां से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो याद रखेंगे डायरेक्ट करंट में विद्युत प्रवाह की दिशा सदैव एक ही रहती है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो बैटरी को चार्ज करने के लिए जो धारा प्रयुक्त होती है वो होती है दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। याद रखिएगा, जब आपको प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। जब आपको एसी को डीसी में परिवर्तित करना हो तब आप किसका प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर का। तो याद रखिएगा, रेक्टिफायर एसी से डीसी में कन्वर्जन करता है। याद रखिएगा, डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। अभी बात हुई है प्रत्यावर्ती धारा की, तो याद रखिएगा प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है। इसमें निश्चित अंतराल के बाद विद्युत प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। क्लियर है? यानी इसमें एक दिशा में नहीं होती, इसमें अप एंड डाउन आ जाता है, परिवर्तित होती है। याद रखिएगा, अगला प्रश्न आपसे मैरी रॉय के संदर्भ में है। मैरी रॉय कौन है? तो याद रखिएगा, मैरी रॉय एक शिक्षाविद और महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। इनका हाल ही में निधन हुआ। याद रखिएगा, ये जो मैरी रॉय हैं ये अरुंधति रॉय की मां थी। और मैरी रॉय किस मामले के लिए बहुत पॉपुलर हुई? तो याद रखिएगा, इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी थी केरल के सीरियाई ईसाई परिवारों की महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार दिलाने के लिए। क्लियर है? तभी मैरी रॉय बहुत पॉपुलर हुई और इसे मैरी रॉय कानूनी या वाद के तौर पर जाना जाता है। अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है उसके संदर्भ में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो याद रखिएगा, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विवरण अनुच्छेद 245 और 246 में है। आप जरा क्रमशः देखिए कि 245 और 246 में क्या दिया गया है। तो अगर हम बात कर लें अनुच्छेद 245 की, तो अनुच्छेद 245 में राज्य क्षेत्रीय विस्तार के संबंध में प्रावधान दिया गया है। और यदि हम बात करें अनुच्छेद 246 की, तो इसमें 3 सूचियों की चर्चा की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। आप सभी को पता है कि जो संविधान की अनुसूची है उसमें जो 7वीं अनुसूची है वो भी इन सूचियों के बारे में चर्चा करती है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो 38वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक है वो किस नदी पर समझौते के लिए प्रसिद्ध हुई? तो याद रखिएगा, इस 38वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की जो मंत्री स्तरीय बैठक थी उसमें कुशियारा नदी के पानी पर कैसे उसको साझा किया जाए इस पर समझौते को अंतिम रूप दिया गया। क्लियर है? यहां पर अगर हम बात कर लें कुशियारा नदी के ऊपर, तो याद रखिएगा कुशियारा नदी का जो वितरण है वो बांग्लादेश और भारत के असम राज्य में है। याद रखिएगा, ये कुशियारा नदी बराक की एक अन्य शाखा है जिसका नाम है सुरमा, उससे अलग होकर बराक नदी की शाखा के रूप में भारत और बांग्लादेश की सीमा को बनाती है। याद रखिएगा, बांग्लादेश में कुछ दूर बहने के बाद ये कुशियारा नदी पुनः सुरमा नदी से जाकर मिल जाती है। बांग्लादेश में एक जगह है जिसका नाम है भैरव बाजार। भैरव बाजार तक दक्षिण की ओर बहने के बाद इसे कालनी कहा जाता है। क्लियर है? और ये जो कालनी है ये धनु से जाकर मिल जाती है। धनु भी सुरमा की सहायक नदी है और इन सभी नदियों के जो सम्मिलित रूप है उसे मेघना नदी कहा जाता है। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित अर्थात यूजीसी से संबंधित। याद रखिएगा, ये जो यूजीसी है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि यूजीसी का गठन कब हुआ था, किस अधिनियम के तहत, तो याद रखिएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत ये एक सांविधिक निकाय है। कौन? यूजीसी। तो ये बात क्लियर आप याद रखेंगे कि यूजीसी एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, यूजीसी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला प्रश्न है G7 संगठन से संबंधित।
आपसे जो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि G7 संगठन का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1975 में G7 का गठन किया गया था। ये जो G7 संगठन है, यह प्रमुख औद्योगिक देशों का एक औपचारिक मंच है। अब G7 में कौन कौन से देश हैं, तो याद रखिएगा इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका शामिल है। याद रखिएगा G7 संगठन का कोई भी औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है। याद रखिएगा यूरोपीय संघ के जो प्रतिनिधि हैं वो भी G7 के वार्षिक बैठक में शामिल होते हैं। अगर हम बात कर लें G7 संगठन के वैश्विक प्रतिनिधित्व की, तो याद रखिएगा 2022 तक विश्व की जनसंख्या के लगभग 10% का, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 31% और वैश्विक CO2 उत्सर्जन का 21% हिस्सेदारी का जो प्रतिनिधित्व है वो G7 संगठन के द्वारा किया जाता है। ये भी आप ध्यान से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य या रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई? तो याद रखिएगा जो भारत का पहला नाइट स्काई रिजर्व है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग लद्दाख में स्थापित किया गया है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि ये जो प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व है ये लद्दाख के किस वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा होगा, तो याद रखिएगा डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के हानले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में होगा। क्लियर है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। यहां पर याद रखिएगा ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, गामा रे टेलीस्कोप के लिए विश्व की ये सबसे ऊंची जगहों में से एक जगह होगी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो मुगल काल में मीर बख्शी होते थे ये क्या होते थे? तो याद रखिएगा मुगल काल में जो मीर बख्शी थे ये सेना के सर्वोच्च अधिकारी थे। इनके पास दीवान ए आरिज की सभी अधिकार मौजूद थे। अगर हम मीर बख्शी के सेना में कार्यों को देख लें तो इनका कार्य मनसबदारों की नियुक्ति, सैनिकों की नियुक्ति, सैनिकों के वेतन, प्रशिक्षण और उनके अनुशासन की जिम्मेदारी भी मीर बख्शी के पास थी। घोड़ों को दागना ये भी कार्य इन्हीं के अंतर्गत आता था। याद रखिएगा मुगल काल में मीर बख्शी का जो पद है वो अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अर्थात नालसा से संबंधित। याद रखिएगा ये जो नालसा है इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि नालसा के गठन का उद्देश्य क्या था, तो समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना और विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करना, ये मूल उद्देश्य है नालसा का, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। याद रखिएगा नालसा से संबंधित अभी हाल ही में कुछ डेवलपमेंट भी हुआ है। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नामित किए गए हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। याद रखिएगा भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसके मुख्य संरक्षक होते हैं, यानी नालसा के जो मुख्य संरक्षक होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यदि नालसा का जो मूल उद्देश्य है निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना, अगर हम इसके संदर्भ में अनुच्छेद में देखें कि किस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था की गई है, तो ये व्यवस्था अनुच्छेद 39A में देखने को मिलती है। अनुच्छेद 39A के तहत गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक सनस्क्रीन का कार्य कौन करता है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक सनस्क्रीन के तौर पर ओजोन परत कार्य करती है और ये जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। याद रखिएगा ओजोन परत सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमको बचाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देखिए जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया। इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये जो क्षेत्रीय परिषदें हैं ये एक सांविधिक निकाय है। क्लियर है? तो ये बिल्कुल याद रखिएगा ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ये कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। क्यों? क्योंकि इसका गठन एक अधिनियम के तहत किया गया है। और किस अधिनियम के तहत? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। आप सभी को पता है, इसको बहुत विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे संगठन जिनकी स्थापना संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत की गई है उसको संवैधानिक निकाय कहा जाता है। और जब किसी भी संगठन की स्थापना किसी अधिनियम के तहत हो, संसद के किसी अधिनियम के तहत, तो उसे सांविधिक निकाय कहा जाता है। अब बात होती है कि क्षेत्रीय परिषदें कितने भागों में गठित है? तो याद रखिएगा देश के 5 क्षेत्रों के आधार पर और अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। अब ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तरी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। और इन 5 क्षेत्रों के लिए 5 क्षेत्रीय परिषदें गठित की गई हैं। क्लियर है? अब इन क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य क्या है? तो सभी राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच मिलकर कार्य करने की संस्कृति को और बढ़ावा देना, ये मूल उद्देश्य है क्षेत्रीय परिषदों के गठन का। क्लियर है? अगर हम बात करें अभी हाल ही में 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद 2022 की बैठक हुई है। अब ये प्रश्न उठता है कि जो 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद 2022 का बैठक हुई ये कहां पर हुई? तो याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम कोवलम में इसका बैठक का आयोजन किया गया। कहां पर? तिरुवनंतपुरम के कोवलम में। अगर पूछा जाए कि इस 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता किसने की, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा।
आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो दक्षिण परिषद है इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी इसमें शामिल है। यहां पर एक तथ्य और याद रखिएगा कि अभी इन जो 5 क्षेत्रीय परिषदों की बात हुई है, इन क्षेत्रीय परिषदों के अलावा 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद भी बनाई गई थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो समुद्री जल है इसका शोधन किस विधि के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, समुद्री जल का शोधन आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। अब ये देखिए, आसवन विधि का प्रयोग कब होता है? 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जब बात हो रही है 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों की, तो इनके क्वथनांक का जो अंतर है वो 25 केल्विन से कम होना चाहिए। क्लियर? तभी इनका जो पृथक्करण है वो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा होता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, जो विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें अमेरिका है, चीन है, जापान है, जर्मनी है और उसके बाद भारत है। तो ये क्रम आप याद रखेंगे। भारत के संदर्भ में आपको याद रखना होगा कि भारत ने यूके को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत विश्व में कौन सी क्रम की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो 5वें क्रम की। अब ये 5वां स्थान किसको पीछे छोड़कर प्राप्त किया गया भारत के द्वारा? तो यूके को पीछे छोड़कर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकसभा का जो सचिवालय है वो सीधे किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है पीएम श्री योजना के संदर्भ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। ये जो पीएम श्री योजना है, पहले इसकी फुल फॉर्म को देखिए। पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। याद रखिएगा, पीएम श्री योजना के तहत देश के 14,500 स्कूलों को उन्नत बनाए जाने की घोषणा की गई है। और ये जो पीएम श्री योजना है इसका प्रारंभ शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022 को इसका प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा, पीएम श्री योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एनईपी से प्रेरित है। और अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो पीएम श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 1753 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है। ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का जो अधिकांश कोयला है ये किस शैलक्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, भारत की अधिकांश कोयला यानी 90% से अधिक कोयला गोंडवाना युगीन शैलक्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गोंडवाना युगीन कोयला जो है उसमें मुख्य रूप से किस प्रकार के कोयले को प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा, यहां पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। आपको कल की क्लास में कोयले के प्रकार को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताया गया और यह भी बताया गया कि किस प्रकार के कोयले में कितने कार्बन की मात्रा होती है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इसे धातु शोधन कोयला भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा अत्यंत कम होती है और इसी कारण यह उद्योग के लिए सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। यदि इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उसमें दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और वर्धा घाटी आती है। अगला देखिए, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। कहां पर यह सम्मेलन हुआ? तो याद रखिएगा, हैदराबाद में। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो हैदराबाद में 2 दिवसीय राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन हुआ किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित हुआ? तो कोयला और खान मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद। और एक बात और याद रखिएगा कि जब बांग्लादेश में पद्मा मेघना से मिलती है तो उसके बाद ये अंततः मेघना के नाम से आगे बढ़ती है और अंत में मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत होती है डांडी मार्च से। याद रखिएगा, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च का प्रारंभ किया। गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ लगभग 240 मील लंबी पदयात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्री गांव दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक हाथ में उठाकर सांकेतिक तौर पर नमक कानून को तोड़ा और 6 अप्रैल 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हो गया। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोमन मार्च से की थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि गदर मेमोरियल हॉल कहां पर है? याद रखिएगा, भारत के केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब। ये सैन फ्रांसिस्को गए थे, वहां पर उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाया। उसके बाद वो गदर मेमोरियल हॉल गए थे। कई बार आपने परीक्षाओं में देखा होगा कि जब भारत का कोई वीवीआईपी विदेशों में किसी जगह पर विजिट करता है तो वहां से सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गदर मेमोरियल हॉल कहां पर है? तो याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को में गदर मेमोरियल हॉल है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है थ्वाइट्स ग्लेशियर से संबंधित।
याद रखिएगा, ये जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है, इसे डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अब प्रश्न उठता है, ये जो थ्वाइट्स ग्लेशियर है, ये कहाँ का हिस्सा है? तो याद रखिएगा, ये पश्चिमी अंटार्कटिक आइस शीट का हिस्सा है थ्वाइट्स ग्लेशियर। याद रखिएगा, ये 120 किलोमीटर चौड़ा ग्लेशियर है जो कि गतिशील है और यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वैश्विक समुद्री जल स्तर में 3 से 10 फीट बढ़ोतरी होने की संभावना है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से संबंधित। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के, और ये सिंध प्रांत की कहाँ की बात हो रही है? पाकिस्तान के, यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। कौन? मोहनजोदड़ो। अगर हम मोहनजोदड़ो के सिंधी भाषा में इसके अर्थ को देखें तो इसको सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार के साक्ष्य मिले, साथ ही साथ कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, और ये जो कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति है, ये द्रवी मोम विधि के द्वारा निर्मित है। और कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वो जनतंत्रात्मक थी। अगला प्रश्न है राजद्रोह से संबंधित, सेडिशन लॉ से संबंधित। याद रखिएगा, ये जो राजद्रोह कानून है, ये किसके तहत लगाया जाता है? तो ये आईपीसी की धारा 124A के तहत ये एक अपराध माना जाता है, राजद्रोह। याद रखिएगा, जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित, संकेतकों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है, तब उसके ऊपर राजद्रोह का कानून लगता है। और आईपीसी की किस धारा के तहत? 124A के तहत। याद रखिएगा, ये जो राजद्रोह है, ये एक गैर जमानती अपराध है और इसमें सजा कितनी होती है? तो इसमें सजा 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की हो सकती है। और जो राजद्रोह का आरोपित व्यक्ति है, उसको सरकारी नौकरी प्राप्त करने से भी रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है कोविड वैक्सीन से संबंधित। हाल ही में कोविड वैक्सीन के इनहेल्ड वर्जन को किस देश के द्वारा मंजूरी दी गई? तो याद रखिएगा, कोविड वैक्सीन के इनहेल्ड वर्जन को चीन के द्वारा मंजूरी दी गई है। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि इनहेल्ड वर्जन का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा, ऐसी वैक्सीन जिसको सांस के जरिए लिया जा सके उसको इनहेल्ड वर्जन कहा जाता है। और कोविड वैक्सीन जो कि इनहेल्ड वर्जन की है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कॉन्विडेसिया एयर। क्या नाम है? कॉन्विडेसिया एयर। और ये जो कॉन्विडेसिया एयर इनहेल्ड वर्जन की कोविड वैक्सीन है, इसको किसके द्वारा बनाया गया? तो याद रखिएगा, कैंसिनो बायोलॉजिक्स के द्वारा इस इनहेल्ड वर्जन की कोविड वैक्सीन को बनाया गया। याद रखिएगा, चीन ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जाता है सुब्रतो कप के संदर्भ में। पूछा जा सकता है आपसे कि सुब्रतो कप का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है। और ये सुब्रतो कप स्कूल स्तर का एक वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता है। और याद रखिएगा, जो 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता हुई, उसमें देश के 25 राज्यों और यूटी के 92 स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया है। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी से है, यानी केंद्र शासित राज्यों की बात हो रही है। याद रखिएगा, ये जो 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता हुई, इसमें बांग्लादेश की टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने मणिपुर के KWE किस्म के अनानास के लिए इन स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन शो का आयोजन कहां पर आयोजित किया? तो याद रखिएगा, दुबई में केंद्र सरकार ने मणिपुर सरकार के सहयोग से मणिपुर के KWE किस्म के अनानास के लिए इन स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन शो का आयोजन किया। याद रखिएगा, ये जो मणिपुर का अनानास है, जो कि एक उष्णकटिबंधीय फल है, इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय अनानास के शीर्ष आयातक देश कौन से हैं, तो आपको कम से कम टॉप 5 शीर्ष आयातक देश के नाम याद रखने हैं। इसमें यूएई है, नेपाल, कतर, मालदीव, अमेरिका। यहां पर हम टॉप 5 को जरूर याद रखेंगे और टॉप 5 से जो अन्य अनानास आयातक देश हैं, उनके नाम को भी आप एक बार सुन लीजिए, ताकि अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको कोरिलेट कर सकें। अमेरिका के बाद भूटान, बेल्जियम, ईरान, बहरीन और ओमान, ये सभी देश जो हैं, ये भारतीय अनानास के शीर्ष टॉप 10 आयातक देश हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, ये जो लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम है, ये लद्दाख के युवाओं के समग्र शैक्षणिक प्रशिक्षण से संबंधित है। याद रखिएगा, हाल ही में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के द्वारा कारगिल में भी इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और याद रखिएगा, ये जो इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम है, ये कानपुर के एनजीओ राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन के द्वारा इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा और इसमें सेना के द्वारा प्रशासनिक सहयोग दिया जाएगा। इस प्रकार आज का ये क्लास यही कंप्लीट होती है। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दें। यदि ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी करें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।